Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, क्राइम एंड जस्टिस में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेकर एक नया टॉपिक आए हैं आपके लिए, जो हमारे एडवोकेट विनोद गंगवाल साहब, जो प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो आपको इनके जवाब देंगे। जैसे पिछली बार हमने एफआईआर के बारे में बात किया था, आज हम अरेस्ट को लेकर बात करेंगे। अरेस्ट के विभिन्न जो पहलू हैं उनको लेकर बात करेंगे। पहले मैं आपको मिला दूं गंगवाल साहब से। गंगवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार क्राइम एंड जस्टिस में। थैंक यू जेडी सर, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, थैंक यू सर। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे अरेस्ट को लेकर। जो बेसिकली हमेशा सुनते हैं, अरेस्ट हो गए हैं, ये हो गए हैं, किस तरह से होते हैं, क्या पहले होते हैं, क्या राइट्स हैं हमारे, और इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। पहले तो मुझे गंगवाल साहब ये बताइए कि पुलिस किन आधार पर अरेस्ट कर सकती है किसी को भी? देखिए, पुलिस अरेस्ट उनको कर सकती है जो जिनके खिलाफ शिकायत हो, और प्लस पुलिस को ऐसा अप्रीहेंशन हो या उनको आइडिया हो कि, और उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया हो कि भैया ये आदमी भाग सकता है और ही इज इन्वॉल्व इन वेरी सीरियस ऑफेंसेस। कल हमने आपको बताया था कि दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं। साथ में हमने आपको ये बताया था कि ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, है ना। तो ऑफेंस जो कॉग्निजेबल होते हैं, जहां पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट ए वारंट। सो दिस इज वेरी क्लियर कि अगर कोई भी सीरियस ऑफेंस है उसके अंदर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। बट क्या अरेस्ट करना जरूरी है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, लॉ बोलता है कि अरेस्ट करना कतई जरूरी नहीं है। सी, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिना टच किए भी कर सकती है, विदाउट अरेस्ट के भी कर सकती है ना। पुलिस मान लीजिए कि चोरी हुई है तो अपराधी है, ठीक है। अगर पुलिस को लगे कि ये सीरियस, ये इन्वॉल्व आदमी और ये भाग सकता है और अदर ऑफेंस सिवियर इसी टाइप के कर सकता है, तो पुलिस अरेस्ट करती है। और समझिए अभी चीटिंग का केस हुआ, किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए भैया इसने XYZ ने मेरे से चीटिंग करी है, तो पुलिस को लगा कि यार ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और अगर ये बाहर रहा तो ये सेम टाइप के और अपराध कर सकता है। इन दैट केस पुलिस रीजन लिखने के साथ में उसको अरेस्ट करेगी। मीन्स जब अरेस्ट करेगी तो पुलिस रीजंस लिखेगी, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करती है। तो मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है देखने के लिए कि वेदर पुलिस ने जो अरेस्ट करी है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। सीआरपीसी में इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन है ना। वो सेपरेट प्रोविजन सेक्शन 41A, वो क्लियरली अरेस्ट कैसे का, मीन्स अरेस्टी के राइट्स क्या है, मीन्स उसको नोटिस दिया जाना चाहिए, ये सब बताती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि आप किसी को अरेस्ट करते हो तो इससे बिना फालतू अरेस्ट मत करिए, पहले उनको या तो नोटिस दीजिए। आप अरेस्ट जब भी करिए जब आपकी इन्वेस्टिगेशन विदाउट अरेस्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम, यदि सर आपको ये देखना है कि पुलिस का काम कतई पनिशमेंट देना नहीं है। पनिशमेंट देने के लिए जजेज है, जुडिशरी है, बैठी है। पुलिस कौन होती है? पुलिस का कोई काम नहीं है मारना, पुलिस का कोई काम नहीं है डंडे का यूज करना, पुलिस का कोई काम नहीं है बिना फालतू जहां पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है, ये लीगल प्रोविजन आम जनता को पता नहीं होते हैं, इन्हीं का फायदा उठाया जाता है। और कई बार बेचारे जो निर्दोष लोग होते हैं वो अरेस्ट होते हैं, उनको एक जेल में जाना पड़ता है, मेटल केज में जाना पड़ता है। और बाद के अंदर इन्वेस्टिगेशन में जब ये पता चलता है यार इसका तो कोई दोष नहीं होता है ना, तब तो काफी उसकी इज्जत जा चुकी होती है, तब पूरा फैमिली बर्बाद हो चुका होता है। तो ये अरेस्ट इज नॉट ए इम्परेटिव, वो पुलिस का डिस्क्रिशन है। पुलिस को ऐसा लगता है कि भैया ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऑफेंस इज वेरी सीरियस और ये भाग सकता है, तो इसलिए पुलिस अरेस्ट करती है। जी सर, ये एक बात जो आपने भी कहा कि बगैर वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, ये कुछ बताइए। क्योंकि हम तो अक्सर सुनते हैं और जैसे फिल्मों में भी अक्सर दिखाया जाता है कि भाई वारंट है क्या, आप अरेस्ट करने आए हैं, तो बगैर वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है? पुलिस को एक डिस्क्रिशन दिया गया है, बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। देखिए, दो ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है।
तो एनसी ऑफेंस होते हैं जहाँ पर चलो पनिशमेंट 3 साल से कम होते हैं, जहाँ पर काफी जिनकी जो सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं, तो जनरली जो एनसी ऑफेंस है इनमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। और अगर इनमें करना है तो उनको पुलिस को वारंट चाहिए, और जो मजिस्ट्रेट से आप वारंट ले सकते हैं। बट सीरियस ऑफेंस जो मान लीजिए कि रेप हुआ, या कोई डकैती हुई, या कोई चोरी हुई, या घर फोड़ी हुई, तो इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस वारंट का वेट करेगी तो डाकू तो डकैती करके भाग जाएंगे। चोर तो अगर भाग रहा है, किसी ने चोर को पकड़ लिया है ना, तो सीआरपीसी में एक राइट है, आम जनता भी चोर को पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर सकती है ना। ऐसा नहीं है खाली पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, आम आदमी भी किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करके पुलिस को उसको सबमिट कर सकता है, बाबा हमने इस ऑफेंडर को पकड़ा है, नो अभी आप इन्वेस्टिगेट करिए। तो हक है एक आम आदमी के लिए भी? बिल्कुल, आम आदमी का राइट है। सीआरपीसी में सेपरेट प्रोविजन है इसके लिए कि अगर समझ लिए कोई चोरी है कर रहा है, चोर भाग रहा है, तो आम आदमी पकड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, देखेगा उसको। बिल्कुल। तो सीआरपीसी में इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन है। तो एक और बताइए, इसमें अक्सर ये भी होता है कि डिटेन किया है और अरेस्ट नहीं किया है, ये क्या फर्क हो जाता है? ये एक लॉ में लैक्यूना है जो डिटेन और अरेस्ट में। डिटेन जो करते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक उसमें भी करते हैं, या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के नाम से थोड़ा भाई चलो ठीक है ये करते हैं, बट मैक्सिमम डिटेंशन हो। यदि सर ये पूरा वास्ट चैप्टर है, डिटेन के लिए अपन एक सेपरेट एक दिन अपन ये टॉक शो लेंगे। मैं जैसा कि आज आपने बताया, जैसे बेल के बारे में, बेलेबल नॉन बेलेबल, इसके अंदर आज अपन, क्योंकि ये आज का जो अपन टॉपिक है इस पे फोकस करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेल के बारे में, कैसे बेल लेते हैं, कैसे अपराधी को अरेस्ट करने के राइट्स क्या है, उसके बारे में आज अपन गाइड करते थे जनता को। ठीक है। नहीं, मैं इसमें टच करना चाह रहा था कि अक्सर कहता है कि भाई डिटेन किया, अरेस्ट नहीं किया, अभी थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं, एक आध दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो वो अलाउड है? नहीं, ठीक, कोई भी आदमी को इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए मैक्सिमम जो अगर उसको डिटेन किया जा सकता है दैट इज 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास में। और इसकी और कोई भी आदमी, लेकिन होता क्या है कि प्रॉब्लम की तरफ पहले हमको एक इसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ाला मर्डर जो रेलवे केस था है ना, उसके अंदर डायरेक्शन दिया था पैराग्राफ नंबर 6 में, आई थिंक जस्टिस कानाडे साहब थे उसमें एक डायरेक्शन दिया कि देयर शुड बी कैमरा इन ईच पुलिस स्टेशन इन ईच न्यूक एंड कॉर्नर इन इवन कॉरिडोर में, तो देयर मस्ट बी ए मूविंग कैमरा। तो कोई भी चीज, कोई भी ये लोग जाते हैं तो पुलिस क्या डंडे का यूज नहीं कर सकती, मनमानी यूज नहीं कर सकती, और काफी इलाबोरेट डायरेक्शन देते हैं। लेकिन एज ऑन टुडे पुलिस के अंदर कैसा है कि ये जो कैमरे वाली बात है, ये सब काफी किताबों में कुछ काफी प्रॉब्लम्स है। मैं आज वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम है, फंड्स के इश्यूज आ जाते हैं, उनका कहना है। यस यस कि प्रिवेंटिव अरेस्ट, यानी किसी ने उसी टाइम पे कोई क्राइम नहीं किया है, बट पुलिस को वो हक होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का भी। अक्सर हम सुनते हैं इलेक्शंस के पहले कोई सेंसिटिव इशू है, उसके पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाते हैं, तो उसके क्या प्रोविजन? सर, प्रिवेंटिव अरेस्ट में कोई भी ऑफेंस जब पुलिस को ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार के जो ऑफेंस घटने वाले हैं, पुलिस को ऐसा डाउट आता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट में जो हिस्ट्री सीटर होते हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पुलिस के पास में एक लिस्ट होती है, अकॉर्डिंगली उनको वो एक नोटिस देके बुलाती है, और एक टाइम बाउंड एक पर्टिकुलर, जैसे उनको एक प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम के लिए, दैट इज टू ऑल्सो इनकी हायर अप से परमिशन के बाद में इनको अरेस्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती है। बट अदरवाइज इनको फॉर्मल अरेस्ट करना तो देन उनको कुछ अपराध, लेकिन आज की प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ अपराध तो होता नहीं है। अपराध घटित होने के लिए, एक प्रिवेंशन के लिए ये इनको रोका जाता है, तो इनके लिमिटेड पावर्स है, लेकिन वो कोई वास्ट पावर नहीं, कभी भी किसी को रोक ले। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी इनोसेंट सिटीजन को रोक सकते हैं। हिस्ट्री सीटर होते हैं जो अपराध में ऑलरेडी क्रिमिनल्स होते हैं, इनको रोका जा सकता है जी। और ये जानना चाहूंगा कि जैसे अरेस्ट की जो
लोगों को लगता है कि शायद अरेस्ट हो सकते हैं, तो एंटिसिपेटरी बेल की बात होती है। तो ये एंटिसिपेटरी बेल आदमी कब अप्लाई कर सकता है? देखिए सर, मैं ये जो एंटिसिपेटरी बेल है, ये इस पे आगे जाने के पहले आपको कुछ मैं मोटा मोट सारे पहलू बता देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोविजंस आता है ये चैप्टर 37 सीआरपीसी में आता है, चैप्टर 33 के अंदर आता है, बेल एंड बेल बॉन्ड्स। तो ऑफेंस कितने टाइम के होते हैं? एक तो बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। ये बेल के हिसाब से बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल अगर ऑफेंस होता है तो देखिए, पहले ये जो है ना, हम जनरल पैरालेंस में, देखिए मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूं आपके इस शो में, आपके, क्योंकि आम आदमी को समझाना, हमको लॉयर को या जज को नहीं समझाना। तो बेलेबल में क्या होता है कि हम लोग कई बार जैसे भाषा यूज करते थे ना कि टेबल जमानत होती है या उसको बेल देना ही पड़ता है ना। तो बेलेबल ऑफेंस के अंदर एज ए मैटर ऑफ राइट, द मोमेंट जो अरेस्टेड पर्सन है वो बोलता है कि यार आई एम रेडी टू फर्निश बेल, आई हैव श्योरिटी, ओके, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ ऑफेंसेस एंड मैं आपको बेल दे रहा हूं, तो पुलिस को उसको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है, अभी पुलिस यहाँ पर एक गेम करती है, पुलिस बताती नहीं है यार, आम जनता को क्या पता, बेचारा जो इलिटरेट आदमी है कई बार अरेस्ट होते हैं, इनको तो पता नहीं होता कि यार बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप नेट के ऊपर देखेंगे, अगर आपके ऊपर कोई भी सेक्शन लगी है, आप आज के पास तो आपके स्मार्टफोन होता है, आप देख लीजिए बाबा ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, आप देखेंगे आपको, और अगर बेलेबल है तो आपका एज ए मैटर, एज ए राइट, आपको वहां पर पुलिस को बेल देना पड़ेगा। अगर पुलिस आपको बेल नहीं देती, अगर बेलेबल है तो मुझे अरेस्ट अगर किया है तो पुलिस स्टेशन में ही मेरी बेल हो जाएगी। एग्जैक्टली, बेल पुलिस दे सकते हो जाएगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ पुलिस ने दे देना चाहिए लेकिन देते नहीं है। ज्यादातर केस में उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाता है। यू नो, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ जुडिशरी एंड misuse of the provision. So see what the provision says: when any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail. So the law is what? Whenever he is ready to give bail to the, even to the SHO or this police officer, he will be released on bail, or even if it is produced before the court, he will be released on bail. So this is the first provision which says, which is discussing about section 437 कि बेलेबल में एज ए मैटर ऑफ राइट इनको बेल देना ही है। नाउ अभी जो नेक्स्ट प्रोविजन आता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक ये सेक्शन आज बता रहा हूं, जो एक अमेंडमेंट आया था 2013 के बाद में 436A, क्योंकि मैं ये जो आज आपको बेल के बारे में जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि कई अपराध, जो 436A आया था, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू होती नहीं है और मजिस्ट्रेट के पास में लोग चार्जशीट फाइल कर देते हैं और आदमी को भेज दिया जाता है जेल में सलाखों के पीछे। अब कुछ गरीब लोग होते हैं जो वकील नहीं कर पाते हैं, सलाखों के पीछे सड़ते रहते हैं। तो ये सब लॉ कमीशन ने में एक प्रपोजल आया था ये कि भैया ऐसे अपराधी जिनकी पनिशमेंट 50% सजा जो होती है उससे ज्यादा अगर खर्च एक दिन भी ऊपर हो चुकी है, उनको इमीडिएटली आप बेल पे छोड़ दो। अच्छा, सो दिस इज अ सेपरेट प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 436A। So इसमें क्या है, where a person is during the period of investigation, inquiry or trial, just understand this word, during inquiry, investigation or trial under this code of an offense or under any law, है ना, undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense under that law, he shall be released by the court on his personal bond with or without sureties. Means ऐसे आदमी अगर वो 50% से सजा ज्यादा काट चुके हैं, उनको उसके पर्सनल बॉन्ड पे विथ और विदाउट श्योरिटीज कोर्ट कैन रिलीज, एंड दिस इज ए मैंडेटरी प्रोविजन। मैं आपको बताऊं, एक ऐसे कई अपराधी हैं जिनकी आज 50% से सजा वो ज्यादा हो चुकी है। मीन्स
वो प्रोविजन में कन्विक्शन की बात नहीं हो रही है, जी ये बात हो रही है कि आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान अगर आपकी इसकी सजाई समझ लीजिए कोई ऑफेंस की है 3 साल और उसकी 3 साल की दैट कम्स टू 36 मंथ्स और 18 मंथ और 1 डे अगर भी हो चुका है तो कोर्ट शैल रिलीज हिम ऑन बेल। दिस इज द लॉ। हम देखते हैं कि लोग सालों साल जेल में पड़े हुए हैं और ट्रायल चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, केस पूरे नहीं हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जहां पनिशमेंट ही 3 साल की और 3 साल तक अगर हियरिंग नहीं होती है जी तो यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल यू विल बी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोलता है कि आपको अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो। गिल्टी प्रूव कहाँ होता सर? ये गिल्टी प्रूव तो जिसने एलिगेशंस लगाए हैं वो कोर्ट में होगा ना। तो यार मेटल केज में तो इसके लिए बेल का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, एक कार्डिनल प्रिंसिपल है और बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। वो क्या है? बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जी बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही बेल डिनाई करना चाहिए, अदरवाइज बेल तो आपका अधिकार है। लेकिन क्या है, ये बहुत सारे अथॉरिटीज में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इवन लोअर जुडिशरी ये प्रिंसिपल को आजकल फॉलो नहीं कर रही। अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आया था, मींस संजय चंद्रा पुराना केस है, प्लस जो दत्ताराम का केस आया था सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट वापस रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रीआइट्रेटेड कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शंस। आपकी जगह ये इनोसेंट लोगों की मेटल केज में नहीं है, आप इनको बेल दीजिए। तो प्रॉब्लम क्या है, कई बार पुलिस से गलती होती है, कई बार मैं जुडिशरी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये जो है, और दूसरी बात है बेल के जो प्रिंसिपल मैं आज बात करूंगा, लेकिन अभी अपने जो 436 करी थी वो क्या था कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। व्हाट अबाउट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? हम बोलते हैं कि यार ये नॉन बेलेबल है और आम जनता डर जाती है कि क्या नॉन बेलेबल में बेल नहीं होगी है, और कई बार पुलिस डरा देती है, कई बार उनको मान लीजिए। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है हमारी, ये जो अरेस्टेड पर्सन की, वो बेचारा हो जाता है, वो ही इज एट द मर्सी ऑफ पुलिस। इन इंडिया the accused person, they are not allowed practically to meet even to their relative or to the counsel or their lawyers. जी तो आज की डेट के अंदर यहाँ तो वो ये बात तो नहीं है। अब्रॉड में आप देखेंगे सबसे पहले उनको पूछा जाता, भैया आपका बेलेबल ऑफेंस, आपको बेल देना है? यस, ओके, यू आर रिलीज। अदरवाइज भैया दिस इज द नॉन बेलेबल ऑफेंस, आप अपने वकील को बुलाएंगे, आप अपने रिलेटिव को बुलाएंगे और अच्छा ठीक है आपको प्रोड्यूस किया जाएगा। ये मैंडेटरी प्रोविजंस है। बिल्कुल। प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या होती है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस वाले ही कुछ ऐसे, एक मंडली है मैं बताऊं आपको, कोर्ट के अंदर क्या होता है कि पुलिस के जो कांस्टेबल है सालों से काम कर रहे हैं, वो कोर्ट कारकुन बोलते हैं या पुलिस से इनका जो चार्जशीट लेके जाते हैं, रिमांड लेके जाते हैं, सेम ऑफिसर, वो जैसे अरेस्ट होता है ये बोलते हैं भैया मीन्स आपको बेल चाहिए तो आपको फला एडवोकेट को करना पड़ेगा। मीन्स पुलिस भी फिक्स और इनके वकील भी फिक्स, तो उनके पास जब आप जाओगे तो आपकी बेल हो जाएगी। तो मतलब फिर होता है कि पुलिस जिसकी चाहे तो बेल कराएगी, जिसने चाहे तो बेल नहीं कराएगी। तो आप एक बात देखिए, जो केस पुलिस के द्वारा ही लिखा गया है तो पुलिस के इंटेंशन तो क्लियर है, ये क्लच में बेचारा फंस जाता है एक्यूज पर्सन या उनके रिलेटिव पर्सन। और अल्टीमेटली कई बार मैंने देखा है इस प्रकार की जो डीलिंग्स होती है उसमें बेल इनकी, बिकॉज दे आर नॉट अप्रोचिंग टू द राइट काउंसिल, दे आर नॉट अप्रोचिंग टू द राइट। गंगवाल साहब, आप जो बात कर रहे हैं जिस तरह से, बेसिकली हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास जानकारी की बहुत कमी है। एग्जैक्टली कि जब अरेस्ट होता है कोई तो उसके क्या अधिकार है? क्या पुलिस को उसी टाइम पे उसको कुछ बताना पड़ता है? जैसे हम अक्सर यूएस वगैरह में देखते हैं कि राइट्स रीड किए जाते हैं, क्या हमारे यहाँ पे ऐसे कोई प्रोविजन है? और मेरे अधिकार क्या है अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं? देखिए, पहली बात तो आपके जो अधिकार की आप जो बात कर रहे हैं ना, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन का, वो क्या होता है? राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये सबसे पहला उसका अधिकार है जी।
This is a statutorily recognized right of an arrested person to be informed about the ground of arrest. There is a section 50 and 50A of the CRPC. It clearly imposes a legal duty to communicate to the arrested person ground of his arrest without any delay. तो ये आप पढ़ोगे, जो अगर वो अरेस्ट किया जाता है तो जो अरेस्ट फॉर्म भरा जाता है, आप सेक्शन 50 और 50A में भी ज्यादा डिस्कशन लीगली नहीं करना चाहता, तो उनको ग्राउंड बताए जाते हैं और उनके परिवार वालों को या उनके फ्रेंड्स को सूचना दी जाती है, भैया आपका जो रिलेटिव है या दोस्त हो अरेस्ट हो चुका और ये अपराध में अरेस्ट हो चुका है, ये सब। और एक अक्सर तो हम देखते हैं कि पता ही नहीं रहता है कि भाई पुलिस ले गई है, क्यों ले गई है, किस मामले में ली है, क्या अरेस्ट है, किसी को पता ही नहीं होता है, फैमिली को भी नहीं पता होता है। देखिए जस्टिस, देखिए एक मैं आपको जेडी सर, मैं आगे जाने के पहले अपना एक पॉइंट बचाओ, आप भी याद रखिए। अभी हमने सिर्फ बेलेबल ऑफेंस डिस्कस किया है और कुछ ऐसी चीज से डिस्कस करिए जहां पर भी 50% से जिस ऑफेंस की सजा प्रिस्क्राइब्ड है उनको छोड़ा जाना चाहिए अगर उनकी हियरिंग नहीं होती है या उसके जजमेंट्स नहीं आते हैं। अभी अभी जो हमारा पेंडिंग जो डिस्कशन था वो है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर किस तरीके से उनको क्या प्रोविजन है, कैसे छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये लाइन चूक गए तो शायद दर्शकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपने इसको टच किया है। तो मैं बताऊं जो नॉन बेलेबल, आपका भी मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आज हम डिस्कशन में था कि व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, तो ये जो धारणा होती है ना सर, नॉन बेलेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बेल होगी ही नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट और जज। मजिस्ट्रेट और जज का फर्क भी आपको समझना जरूरी है कि मजिस्ट्रेट है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जज होते हैं सेशन जजेस होते हैं, इसके बारे में जज वर्ड यूज किया जाता है। सो लॉ सेज व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड of or suspected of the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than high court or court of session, he may be released on bail, है ना? Right. लेकिन ये आगे सेक्शन बोलती है कि he may be released on bail. So word यहाँ क्या यूज है? He may be released on bail, but it is a discretionary provision. कि जो डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 437 में आगे क्या बोलता है कि अगर जज को ऐसा लगे कि such person shall not be so released if there appears reasonable ground for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life। अगर जज को ऐसा लगे कि ये सामने वाले ने यहाँ पर सजा डेथ और imprisonment for life तक का है, then he shall not be released। Otherwise लॉ बोलता है कि 7 साल तक जहां पर सजा का प्रावधान है वहां पर बेल देना ही चाहिए। देना, बट फिर भी अल्टीमेटली ये जो सेक्शन 437 है नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशन होता है। इट डिपेंड अपॉन द आपका जो लॉयर है आपके केस को कैसे प्रेजेंट करता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं लॉ के हिसाब से आज बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो अरेस्टेड आदमी है सबसे पहले उसको एफआईआर का कॉपी मिलना चाहिए जी, है ना? एफआईआर का कॉपी न तो उसको मिलता है न उसके परिवार वालों को मिलता है, बिल्कुल। तो उसको ये पता ही नहीं रहता है कि मेरे ऊपर क्या सेक्शन लगी है ना? और दूसरी बात है, उसको जैसे अरेस्ट होता उसको एक लीगल एड से एक काउंसलिंग मिलना चाहिए, उसको एक असिस्टेंट मिलना चाहिए। मतलब जैसे ही देखिए लॉ क्या बोलता है, व्हेन ए स्टेट कैन अरेस्ट ए पर्सन इवन इन द नाइट, है ना? स्टेट शुड ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इवन इन द नाइट। अच्छा, अरे आप उसको बताओ ना यार वो अरेस्ट क्यों हुआ है और ये बताइए लीगल एड सर्विस के थ्रू, ये दीज आर द माय काउंसिल अवेलेबल फॉर यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बट लीगल एड सर्विस 100% बताना चाहिए, लॉ है। आप लीगल एड में आप जाएंगे ना कोर्ट में, लीगल एड जो एलएसए है लीगल एड सर्विस, उसके लिए सेपरेट एक्ट है। हर कोर्ट में एक बोर्ड लगा रहता है लीगल एड सर्विस का कि आपको कोई जरूरत नहीं है वकील करने की। देखिए मैं ऐसा वकील हूं जो मैं मेरे प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूं। आप लीगल एड से फ्री ऑफ कॉस्ट वकील ले सकते हैं और वो वकील उतना ही काम करना उनको जितना कि अदर लॉयर करते हैं।
डेफिनेटली हर वकील का एक अपनी डिग्री होती है आर्गुमेंट्स की, अपना एक उसका एक अलग प्रभाव होता है, उसकी अलग फेस वैल्यू होती है, एक अलग नजरिया होता है। तो एक तीसरी बात है, मैं आपको बताऊंगा भाई, चलो उसको एफआईआर मिल गई और उसको लीगल एड का ज्ञान, लेकिन ये लोग ज्ञान नहीं देते हैं। ये लोग क्या करते हैं भैया, इफ यू वांट बेल देन यू अप्रोच टू दिस लॉयर, बिकॉज इनका क्या होता है, ये सब अलग इश्यूज रहते हैं, मैं उसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन इनको एक चाहिए कि सबसे पहले एक प्रॉपर लॉयर एक हायर करें। प्रॉपर लॉयर के पास में वो लीगल एड के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप एक लीगल जो लॉयर अपने फ्रेंड्स या किसी के थ्रू कंसल्ट करके अभी आप जा सकते हो। उसके बाद में आप अपने लॉयर से पूछिए भैया ये सेक्शन है कि क्या है, और उसको समझिए और आप आर्गुमेंट क्या करने वाले हो। आर्गुमेंट इन द सेंस, देखिए आपको वकील सब समझता है, लेकिन फिर भी आपके पॉइंट्स जो फैक्चुअल मैट्रिक्स है सिर्फ एक्यूज जानता है। और जो एक बहुत बड़े वकील ने बोला था कि अपने केस का जो ज्ञान होता है ना, वो एक्यूज को सबसे ज्यादा होता है, एंड ही इज द बेस्ट लॉयर ऑफ हिज ओन केस। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसको पता है उसके डिफेंस क्या है और वो खुद बता सकता है। तो ये सारी बातें ना उसको अपने वकील को बताना चाहिए कि भैया ये मेरे डिफेंस है और आपको इसको जज को बताना है, और आपको पता है कि नहीं पता है। और कई बार वकील बोलते हैं नहीं यार हमें सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उनको एज ए आपका राइट है, आपको बताना चाहिए। वकील भी सुनते हैं और वो सुनेंगे। तो ये हो गया आपको नॉन बेलेबल में, ये आपको बेल मिल सकती है, और प्रोवाइडेड आपका वकील वहां प्रॉपर पुटअप करे, आपका केस अच्छा हो, अल्टीमेटली डिस्क्रिशन है। और अगर आपकी समझ लीजिए नॉन बेलेबल में मजिस्ट्रेट के पास से बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो आप सेशंस कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। आपके पास में लॉ में हर जगह चैलेंज करने के साधन है। आप बेल के अंदर आप जा सकते हो ऊपर से ऊपर, तो इसके प्रावधान है। और उसके बाद में जेडी सर जो मैं यही अरेस्ट के बारे में एक और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई रात में भी अरेस्ट कर सकते हो वगैरह, तो एक मेल एक्यूज और एक फीमेल एक्यूज, एक महिला को अरेस्ट करने में, एक आदमी को अरेस्ट करने में भी कुछ फर्क है, प्रोविजन दिए गए अलग? डेफिनेटली जो क्या होता है कि ये 437 में भी ये जो सबसेक्शन जो दी गई है, इनके अंदर प्रोविजन है कि भैया महिला है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो जनरली इन लोग को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, या लेडीज को रात को अरेस्ट नहीं कर सकते आप। ये सेपरेट प्रोविजन है जेडी सर, और इसमें डिफरेंस है। बट अगर समझो महिला हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो भाग सकती है, तो पुलिस का भी डिस्क्रिप्शन है कि उसको अरेस्ट कर सकती है रीजन दे करके। बट जनरली महिला को रात को अंदर अरेस्ट नहीं किया जाता है, और उसके एक सेपरेट प्रोविजंस है, लॉ है इसके बारे में। ओके, और ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि सिस्टम को कभी कभी मैनिपुलेट किया जाता है अरेस्ट के, जिस तरह से आपने बोला कि जो प्रोविजंस है, अगर कोई इलीगल अरेस्ट होते ही है तो उसके अगेंस्ट में कोई जिसको किया गया वो क्या कदम उठा सकते? इलीगल अरेस्ट में जब भी अरेस्ट करते हो, तो ये जो मैं बताऊं आपको, जो प्रोविजन है 41A आप देखेंगे, है ना, तो 41A जो प्रोविजन है ये बताता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में अर्नेश कुमार के जजमेंट में ये क्लियर किया था, 41A को डिफाइन किया था। मैं आपको जरा बता दूं अर्नेश कुमार में कि अगर आप कोई भी अरेस्ट करते हो तो आपको एक नोटिस दिया जाना कंपलसरी है। तो लेकिन पुलिस के पास में भी क्या है, ये खाना पूर्ति करने को काफी रास्ते होते हैं। तो ये लॉ तो क्लियर है, लेकिन अगर लॉ अगर सही मायने में फॉलो हो जाए ना, तो एक बहुत बड़ी बात है। लॉ सही मायने में फॉलो नहीं होते हैं, और इसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम्स होती है जेडी सर जी। और एक क्लास और पूछना चाहूंगा कि समन्स और वारंट, ये क्या फर्क है? जेडी सर, समन्स और वारंट में अपन डिस्कशन देखिए, कल हमने इसके बारे के अंदर ये समन्स और वारंट के अंदर ये किया था कि समन्स और वारंट के अंदर क्या फर्क है। लेकिन बिफोर जेडी सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अपन देखिए, ये जो बेल के बारे में से अगर अपन है ना, ये थोड़ा सा स्विच ओवर हो जाएंगे, क्योंकि समन्स और वारंट में एक अपना एक टोटली सेपरेट चैप्टर ही हो जाता है। आज हमने समझो बेल का अरेस्टेड का अपन कर रहे हैं, तो इसके बारे में सब आप अगर मुझको एंटिसिपेटरी बेल के बारे में कुछ, क्योंकि देखिए हमारा बेल हो गया बेलेबल ऑफेंसेस में, नॉन बेलेबल में हो गया, लेकिन अगर आप कुछ मुझे
एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, इसके बारे आप दर्शक को कुछ बताना चाहेंगे तो बहुत मैंने अच्छा है। शुरुआत में ही एंटिसिपेटरी बेल के बारे में आपसे पूछा था, फिर पूछना हाँ। चाहूंगा कि एंटिसिपेटरी बेल आदमी कब ले सकता है और कैसे ले सकता देखिए, एंटिसिपेटरी बेल के जो प्रोविजन है ना जेडी सर, वो है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में, यही चैप्टर 33 में। है जी? तो चैप्टर 33 में जो डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ये डिस्क्राइब करती है। जी तो वो लॉ क्या बोलता है, when any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to the High Court or to the Court of Session जी for a direction under this section. So what is the law? Law says if any person apprehending arrest, he can go to Court of Session or High Court. जी He cannot go to the judicial magistrate first class or any other court. जी, Only जी. 2 courts they have the power to grant anticipatory bail. ओके तो एंटीसिपेटरी बेल में जाकर के वो एक अपने लॉयर के थ्रू वहां जाता है, और एंटीसिपेटरी बेल में अगर उसको एप्रीहेंशन होता है, इवन कई बार एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं भी होती है, तो इसमें कोर्ट कैन ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल, बट कोर्ट कैन नॉट ग्रांट ए ब्लैंकेट ऑर्डर कि बाबा आप XYZ को अरेस्ट मत करो। आप अगर एंटीसिपेटरी बेल में या तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आप बोलते हो सर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये फॉल्स इम्प्लीकेशन है, या फिर कोई XYZ है वो मेरे को फंसाना चाहता है और मेरी कोपरखैरणे पुलिस स्टेशन में ये मिस्टर ए है जो मेरे को फॉल्सली इम्प्लीकेट कर सकता है मेरे को चीटिंग केस के अंडर सेक्शन 420। अदरवाइज वो ब्लैंकेट ऑर्डर ले लेगा, बी जाके ब्लैंकेट ऑर्डर ले लेगा, तो उसको तो कोई पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं पाएगी। जी तो ये गुरुबख्श सिंह सीबिया में कोर्ट ने बोला था ये कि किन केस में एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है और ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। इसके सेपरेट जो प्रोविजन है, ये 438 काफी एक इलाबोरेट प्रोविजन है, तो 438 में आप जाकर के ये बेल ले सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल। बट आपको कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करना होगा कि आपका फॉल्स इम्प्लीकेशन है और आई एम इनोसेंट, और आपको ये बताना होगा कोर्ट को कि भैया मैं लोकल रेसिडेंट्स हूँ, आपको ग्राउंड बताने पड़ेंगे, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ये श्योरिटी रहेंगे, ये सब आप कोर्ट को हो रही है। आपका सारा काम जो वकील बखूबी करते हैं जो इस फील्ड के अंदर रहते हैं, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट में, ये करते हैं। हाँ जी। जंगवाल साहब, और इसके बाद में एक प्रोविजन और है, अगर इंक्लूडिंग कोई पॉइंट बनाना चाह रहे हैं आप? एक जो मैं बताऊंगा कि जो अभी ये पूरे प्रोविजन में सिर्फ एक ही सेक्शन बच गया, सेक्शन 439। जी अभी समझिए कि नीचे किसी की बेल नहीं होती है 437 में उसको अरेस्टेड आदमी का, तो इवन एक सेपरेट प्रोविजन है सेक्शन 439, स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। तो आप हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में भी जाकर के बेल की अप्लाई कर सकते हो, अगर नीचे आपकी रिजेक्ट हो गई है तो भी जा सकते हो, स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट कैन कंसिडर योर बेल एप्लीकेशन। तो ये मींस सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट को भी बेल ग्रांट करने की पावर। और वैसे हाई कोर्ट को तो 482 में इनहेरेंट पावर है। हाई कोर्ट को तो ये देखना है कि भैया मेरे क्षेत्र में जस्टिस होना चाहिए है, तो हाई कोर्ट को काफी एम्पल पावर है बेल ग्रांट के साथ में अदर पावर्स भी है, जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कशन में लिए थे। और बेल के बारे में जनरल जो मैं प्रोविजंस आपसे डिस्कशन करके बताना चाहता हूँ। बेल जो होता है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। और कोई भी आदमी, इवन ए बेगर कैन बी श्योरिटी, यू नो, बेल के लिए कई बार क्या जाता है, ऐसा एक धारणा बन गई है कोर्टों में तो कि बाबा आपके रिलेटिव की श्योरिटी होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये लॉ गलत है। सगायम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मद्रास में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था इवन ए बेगर कैन बी श्योरिटी। इवन मोतीराम के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इवन कोई जरूरी नहीं है कि श्योरिटी धनी आदमी होना चाहिए। कोर्टों की गलत धारणा हो गई है। तो एक जो टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड करा है। आप आज जो एक प्रॉब्लम आ रही है कोर्टों में, हमने देखा है कि एक श्योरिटी है दूसरे का श्योरिटी नहीं बन सकता। ये भी लॉ ऐसा नहीं है, लॉ में क्रिमिनल मैनुअल में भी क्लियर है। और ये सगायम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में जो जजमेंट आया तो उसमें भी क्लियर है, ऐसा नहीं एक श्योरिटी दो का भी श्योरिटी हो सकता है। तो इस तरीके के प्रोविजंस हैं। और कई बार जो एक्यूज है उनकी बेल हो जाती है, वो सॉल्वेंसी में अटक जाते हैं, क्योंकि सॉल्वेंसी के
सॉल्वेंट श्योरिटी का ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने कि भैया इसकी सॉल्वेंट श्योरिटी है 50,000 की, बेचारे को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है वो कलेक्टर ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस से मिलता है, वो प्रॉपर्टी श्योरिटी को ले जाना पड़ता है और उसमें टाइम लग जाता है, तो अननेसेसरीली उसको जो एक्यूज है उसको जेल में रहना पड़ता है। तो ये काफी रिफॉर्म्स की भी जरूरत है इस मामले में। बट एनीवे आज का जो मैंने आपको बताया सर आपके दर्शकों के लिए, बेल के जो प्रोविजन थे वो थोड़ा सा मेरा जो लिटिल नॉलेज है उसको थोड़ी समझाने की कोशिश करी जाए। बहुत 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 शुक्रिया, आपने बहुत पहलू आपने कवर किया है और अलग अलग एस्पेक्ट्स, अरेस्ट से लेकर बेल के क्या प्रावधान है और बहुत कुछ नई बातें हमें सीखने को मिली है, हमारे लीगल राइट्स हमें सीखने मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिर से हमें अवेयर करने के लिए। हम आपसे अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक से जुड़ेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए। थैंक यू जेरी सर, थैंक यू। और हमारे दर्शकों से भी हम अब इजाजत लेंगे। क्राइम एंड जस्टिस में अगले हफ्ते विनोद गंगवाल साहब के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.